पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के बाहर हिंसक प्रदर्शन करने के मामले में जमानत मिल गई, लेकिन इसके लिए इमरान खान को खुद कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। हालांकि लाहौर हाईकोर्ट में पेशी के दौरान इमरान खान के साथ हजारों की तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता भी अदालत के बाहर पहुंच गए। भीड़ इतनी अधिक थी कि उसे संभालने के लिए लाहौर पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। यही नहीं, इमरान का काफिला जहां जहां से गुजरा उन पर फूलों की बारिश भी की गई। उधर सुरक्षा बलों के सामने इमरान खान को सुरक्षित कोर्ट तक पहुंचाना भी चुनौती थी, क्योंकि उन पर हमले का खतरा भी था। लेकिन किसी तरह इमरान को कोर्ट पहुंचा दिया गया। इस दौरान इमरान की गाड़ी के आसपास भारी संख्या में कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। इमरान खान की अदालत में पेशी को लेकर पीटीआई के कार्यकर्ताओं में गुस्सा तो था ही, कुछ कार्यकर्ता रोते हुए नारेबाजी करते भी नजर आए। दरअसल इमरान खान को 5 बजे तक अदालत में पेश होना था। खुद लाहौर हाईकोर्ट के जज इस केस की सुनवाई के लिए इमरान का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इमरान खान का काफिला लाहौर हाईकोर्ट के गेट से अंदर पहुंचा, कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसके बाद इमरान खान के वकील ने कोर्ट से गुहार लगाई कि गाड़ी के अंदर से ही इस मामले की सुनवाई की जाए और उनकी हाजिरी लगाई जाए, क्योंकि इमरान को अदालत के अंदर तक लेकर जाना मुश्किल है। लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद इमरान खान को किसी तरह भीड़ के बीच से निकालकर अदालत लाया गया और उनके कोर्ट के अंदर दाखिल होने के बाद सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान इमरान ने कहा कि वो अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार उनकी गिरफ्तारी का प्लान बना रही है, जिसके बाद लाहौर हाईकोर्ट ने उन्हें प्रोटेक्टिव बेल दे दी। आप देख सकते हैं कि खान साहब आए और दोनों अदालतों में पेश हुए। अदालत ने फिर मेरी दरखास्त के ऊपर कि उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट सस्पेंड कर दिया है, ये दरखास्त जो है वो वापस लेने की इजाजत दे दी है। हालांकि इससे पहले लाहौर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, जिससे उनके जेल जाने का खतरा बढ़ गया था। उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 सदस्यीय टीम भी बनाई गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाहौर हाईकोर्ट के जमानत दे देने भर से इमरान खान की गिरफ्तारी पूरी तरह से टल गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब भी गिरफ्तार, क्योंकि इस्लामाबाद की एक जिला और सेशन कोर्ट ने दूसरी बार तोशखाना मामले में पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को लेकर कहा है कि अगर वो अदालत में हाजिर नहीं होते तो उनका मुकदमा अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। दरअसल इमरान एक साथ कई मामलों में फंसे हैं। इमरान पर तोशाखाना के गिफ्ट्स को सस्ते में खरीदने और ज्यादा दामों में बेचने का आरोप है। इमरान खान पर अपने समर्थकों के जरिए इलेक्शन कमीशन के बाहर हिंसक प्रदर्शन का आरोप है। उन पर महिला जज और पुलिस अधिकारियों को खुलेआम धमकी देने का केस भी चल रहा है, जबकि इमरान खान फॉरेन फंडिंग और साइफर केस में भी फंसे हैं। इस मामले में तो एफआईए उनकी गिरफ्तारी का प्लान भी बना चुकी है। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर 1.5 साल पहले बरामद हुई ड्रग्स के मामले में टेरर फंडिंग का एंगल भी सामने आया है। इस मामले की जांच कर रही एनआईए ने अपनी दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट अहमदाबाद की स्पेशल एनआईए कोर्ट में दायर कर दी है, जिसमें एनआईए ने दावा किया है कि ड्रग्स तस्करी से होने वाली कमाई का एक मोटा हिस्सा पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को जाता है। साथ ही एनआईए ने यह भी दावा किया है कि इस रकम का इस्तेमाल भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 22 आरोपियों और कंपनियों के नाम हैं, जिनमें दिल्ली के मशहूर प्लेबॉय बार के मालिक कबीर तलवार का भी नाम शामिल है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि कबीर तलवार ही इस ड्रग्स रैकेट का मास्टरमाइंड है और कबीर ने दुबई में बैठकर ड्रग्स तस्करी की ये पूरी साजिश रची थी। एनआईए ने अपनी जांच में पाया कि कबीर तलवार कई फर्जी कंपनियां चलाता है और उन्हीं के जरिए बाहर से ड्रग्स मंगवाई जाती हैं। इस ड्रग्स नेटवर्क में शामिल कई आरोपी विदेशों में रहते हैं और समुद्र के रास्ते ड्रग्स की खेप को मुंद्रा और कोलकाता भेजते हैं। फिर वहां से ड्रग्स को दिल्ली लाया जाता है और अलग अलग गोदामों में छिपा दिया जाता है। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक भारत में मौजूद अफगानी नागरिक ड्रग्स के गोदामों को संभालने और ड्रग्स की सप्लाई का काम देखते हैं। आपको बता दें कि सितंबर 2021 में डीआरआई ने मुंद्रा पोर्ट पर 3000 किलो की ड्रग्स की खेप बरामद की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी सर्विस को आज लॉन्च किया। आज से भारत का यूपीआई सिंगापुर के पेनाउ के साथ कनेक्ट हो गया है। इस सर्विस के लॉन्च होने से आप घर बैठे सिंगापुर में आसानी से पैसे भेज सकेंगे। आप सभी ने
नागालैंड के तुएनसांग में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा 2014 से पहले यहाँ हिंसा होती थी, लेकिन आज नागालैंड विकास कर रहा है। कर्नाटक के श्रृंगेरी में जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा 9 साल पहले भारत की अंतर्राष्ट्रीय राय नहीं ली जाती थी, लेकिन अब भारत बदल गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा बीजेपी ने प्रेस की आजादी पर रोक लगाकर लोकतंत्र की हत्या कर दी है। वो बेरोजगारी पे बात करेंगे। लखनऊ में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। यहाँ कार सवार एक रईसजादे ने रिक्शा वाले को टक्कर मार दी और फिर उसे दूर तक घसीटा। प्रधानमंत्री मोदी के पिता के नाम का मजाक उड़ाने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लखनऊ में पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और ये एफआईआर लखनऊ बीजेपी के महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराई है। पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। खेड़ा ने नरेंद्र मोदी के नाम में जुड़े उनके पिता के नाम का इस्तेमाल करते हुए तंज कसा था। हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो? जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? दामोदर दास सॉरी, नाम भले दामोदर दास से काम दास का पवन खेड़ा के इसी बयान पर बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पीएम मोदी के अपमान का आरोप लगाया। नागालैंड में अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और कहा कि अभद्र भाषा कांग्रेस की पहचान बन गई है। यही हाल रहा तो 2024 में कांग्रेस का पूरा सूपड़ा साफ हो जाएगा। जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखिएगा। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। बीजेपी ने पवन खेड़ा से विवादित टिप्पणी पर माफी की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के बचाव में कांग्रेस के नेता उतर गए हैं। उनका कहना है कि पवन खेड़ा ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे पीएम मोदी का अपमान हुआ हो, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अडानी के मसले पर जेपीसी की मांग की थी। ऐसा कुछ पवन खेड़ा जी ने नहीं किया। पक्ष मांग कर रहा था जेपीसी का गठन किया और जेपीसी का गठन उन्होंने किया था। वहीं समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पवन खेड़ा के बयान की निंदा की। प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करिए, खुलकर करिए, बेखौफ होकर करिए, मगर किसी की फैमिली पर मत जाइए, चाहे वो प्रधानमंत्री की फैमिली हो या कांग्रेस के नेताओं की फैमिली हो या किसी भी नेता की फैमिली हो। फैमिली को क्यों लेकर आते आप? पर्सनल टिप्पणी से हर व्यक्ति को, हर नेता को परहेज करना चाहिए, मुद्दों की बात करनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के किसी नेता ने पीएम मोदी पर निजी हमला किया हो। पहले भी ऐसे विवादित टिप्पणियों की गई हैं और हर बार कांग्रेस को सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ा है। साल 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था, जिसकी वजह से कांग्रेस गुजरात में 59 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। इसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को चाय वाला कहा। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली। साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने पीएम पर खून की दलाली का आरोप लगाया। कांग्रेस को उस साल सिर्फ 7 सीटें मिली। 2017 में मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर अपमानजनक शब्द कहे, पीएम मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया। उस साल भी कांग्रेस गुजरात में हार गई। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए चौकीदार चोर का नारा बुलंद किया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर सिमट कर रह गई। और पिछले साल गुजरात चुनावों के दौरान भी मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि पीएम मोदी को गुजरात की जनता औकात दिखा देगी। इस चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि क्या पीएम मोदी के रावण जैसे 100 मुख हैं। इन बयानों का असर ये हुआ कि गुजरात में कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें ही मिल सकी। वहीं हरियाणा के मेवात में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद माहौल बिगड़ गया। हिंसा की शुरुआत बाइक तेज चलाने के मुद्दे पर मारपीट से हुई, लेकिन अगले दिन सैकड़ों लोगों की लड़ाई ने खूनी रंग ले लिया।
जिसके बाद मेवात का खलीलपुर इलाका मानो जंग के मैदान में बदल गया। एक समुदाय के सैकड़ों लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों पर पत्थर, डंडे और हथियारों से हमला कर दिया। दर्जनों लोग छतों पर पहुंच गए और वहां से दूसरे पक्ष पर पत्थर बरसाने लगे। सैकड़ों लोगों की एक साथ बढ़ती हुई इस भीड़ को देखकर वहां मौजूद हर शख्स सहम गया। जैसे ही भीड़ आगे बढ़ी, पत्थर और ईंट के टुकड़ों की आंधी सी आ गई। आवाज सुनकर समझा जा सकता है कि झड़प के दौरान लोग कैसे एक दूसरे को मरने मारने पर उतर गए थे। छत से पत्थर बरसाते इन लोगों को इस बात का कोई डर नहीं था कि उनके पत्थर किसी की जान भी ले सकते हैं। इस हमले के दौरान गांव की गलियों में हर तरफ पत्थर ही पत्थर बिखरे दिखे। कई लोग इस हिंसक झड़प में घायल हो गए। लोग तब तक एक दूसरे पर पत्थर बरसाते रहे जब तक कि पुलिस वहां नहीं पहुंच गई। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले पत्थरबाजी के बीच कुछ लोगों ने फायरिंग भी शुरू कर दी। पुलिस को जैसे ही दो समुदायों के बीच झड़प की सूचना मिली, आनन फानन में भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। लेकिन पुलिस के सामने भी दोनों तरफ से पत्थरबाजी होती रही। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया। तब जाकर पत्थरबाजी थमी। थाना रोज का में इंफॉर्मेशन मिली थी कि खेड़ा खलीलपुर में दो पक्षों में झगड़ा हो रहा है। लोकल पुलिस भी चली गई थी, एक्स्ट्रा पुलिस भी हमने भेज दी थी और झगड़ा शांत करवा दिया था। ये तस्वीरें हिंसा के बाद की हैं, जो हिंसा के दौरान की कहानी खुद बता रही हैं। गलियां ईंट पत्थर के टुकड़ों से पट गई हैं। जहां तक नजर गई हर तरफ ईंट के टुकड़े दिखाई दिए। हमले के दौरान हुई फायरिंग की गवाही ये कार दे रही है, जिसमें गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। पथराव और फायरिंग के बाद हालात बिगड़ सकते थे, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए भीड़ पर काबू पा लिया। हिंसा फैलाने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे इलाके में गश्त बढ़ा दी गई। जिसके बाद पुलिस के कई वरिष्ठ अफसर भी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। दो समुदायों की हिंसा में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे को हिंसा का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुछ नहीं जी, लड़की नहा रही थी और वो बाइक लेकर आया, तेज बाइक ही, लड़की का फटकार लग गई, वो नीचे गिर गई। फिर उस टाइम मैंने बोला कि भाई धीरे चला करो। जब उन्होंने बोला कि धीरे नहीं चलाएंगे हम तो। एक पक्ष की दलील है कि तेज रफ्तार में बाइक चलाने के आरोपी नाबालिग को दूसरे पक्ष के लोगों ने पहले बुरी तरह पीटा था। कल ये हुआ था कि एक पेंटर है तो उसको ना घर से लेके जा रहे थे, उसे छोड़ कर रहे थे उसके घर पर। तो इन्होंने क्या किया, उस लड़के को घेर लिया, उसको पीटा था। उससे कह रहे थे कि आप तेज चला रहे हो बाइक को। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि उनके घर पर हमला हत्या की नीयत से किया गया। पिताजी सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकले यहाँ से। अब ये पता नहीं कहाँ के लिए जा रहे थे, क्या था, उन्होंने मारने की कोशिश करी पिताजी को जी। जब हमारे पास खबर पहुंची भी आपको पिताजी घेर लिया, उन पर गोली चलाई गई है, जब पहुंचे हम तो जी। हिंसा और हंगामे के बाद पूरे इलाके में हालात फिलहाल काबू में हैं, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि अगर पुलिस हटी तो मामला फिर बिगड़ सकता है। वहीं वृंदावन में बसंत पंचमी से शुरू हुई होली की खुमारी लोगों में बढ़ने लगी है। वृंदावन के राधा रमण मंदिर में भक्तों ने होली खेलकर भगवान का आशीर्वाद लिया। यहाँ भक्त भगवान को रंग लगाकर भक्ति में डूबे नजर आए। यूपी के बरेली में रेल कर्मचारी ट्रेन के इंजन को धक्का देते दिखे। बरेली जंक्शन के पास इंजन अचानक बंद हो गया था, जिसके बाद उसे धक्का लगाकर मेंटेनेंस को ले जाया गया। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में स्कूटी सवार 3 युवकों ने चलती स्कूटी में जाम छलकाए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। यूपी के हरदोई में चलती बाइक में रोमांस करने का एक वीडियो सामने आया है। बाइक की टंकी पर अपनी गर्लफ्रेंड को बैठाकर एक शख्स ट्रैफिक नियमों को तोड़ता दिखा। यूपी के मेरठ में टोपी वाले एक चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। चोर 10 मिनट में सोने की 20 चेन चुराकर फरार हो गया। ऐसा लगता है कि टर्की और सीरिया पर कुदरत रहम करने को तैयार नहीं है। सोमवार रात ठीक 8 बजे एक बार फिर टर्की और सीरिया में भूकंप आया।
भूकंप का केंद्र एक बार फिर टर्की के हते में अंताकिया में था। हते में एक कार के डैश कैम में भूकंप का वीडियो रिकॉर्ड हो गया। भूकंप के झटकों के साथ ही इलाके की लाइट चली गई। जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त हते में एक टीवी न्यूज चैनल की टीम लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। भूकंप से लाइट गिर गई। रिपोर्टर्स आपस में बात कर रहे थे कि पास की बिल्डिंग गिर गई है। और बीती रात टर्की में जो भूकंप आया वो 6 फरवरी को आए भूकंप से थोड़ा ही कमजोर था। करीब 15 सेकंड का ये भूकंप दोबारा बर्बादी के निशान छोड़ गया। और इस ताजा भूकंप की वजह से एक बार फिर कई इमारतें ढह गई। रेस्क्यू का काम फिर से शुरू हो गया। मलबे में कई लोग दब गए। टर्की की सरकार के मुताबिक सोमवार को आए भूकंप में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। सोमवार को आए भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4 थी और ये जमीन से सिर्फ 2 किलोमीटर नीचे था। सोमवार को भूकंप के झटके टर्की और सीरिया के अलावा जॉर्डन, साइप्रस, इजराइल और मिस्र तक महसूस किए गए। हते में 3 इमारतों के मलबे में 6 लोगों के फंसे होने की आशंका के बाद उन्हें निकालने का काम शुरू हुआ। हते में ही पुलिस ने 3 मंजिला इमारत में फंसे एक व्यक्ति को निकाला। जो लोग इमारतों में फंस गए उनमें से कई ऐसे थे जो टूटी ही इमारतों में फर्नीचर और दूसरे सामान निकालने गए थे। और 15 दिन पहले आए भूकंप की दहशत से टर्की के लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे कि कल आए भूकंप के तेज झटके ने वहां के लोगों को दोबारा खौफ में भर दिया। और जिस वक्त भूकंप आया रिलीफ कैंप में रह रहे माँ बाप अपने बच्चों को सीने से जकड़कर जमीन पर बैठ गए और खुदा को याद करने लगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कैंप में मौजूद बाकी लोगों में भी अफरा तफरी मच गई। लोगों के चेहरों पर डर और खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उधर टर्की के दियारबकीर शहर में भी लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए। टर्की और सीरिया में 6 फरवरी के भूकंप में अब तक 47,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उधर सीरिया में भी कल भूकंप के तेज झटके आए, जिसकी वजह से सीरिया के अलेपो में इमारत टूटने से 6 लोग घायल हो गए। सीरिया में व्हाइट हैमलेट सिविल डिफेंस के मुताबिक सोमवार को आए भूकंप से सीरिया में 130 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ज्यादातर लोगों की चोटें गंभीर नहीं हैं। मलबा गिरने की वजह से कई लोगों की हड्डियां टूट गई। कई लोग डर की वजह से बेहोश भी हो गए। सीरिया के इदलिब में खौफजदा लोगों ने पार्क और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर रात बिताई। पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लाइन लग गई। लोगों को डर है कि अगर और भूकंप आया तो फिर तबाही मच सकती है, इसलिए लोग इमारतों से ज्यादा दूरी पर रह रहे हैं। टर्की में आए भूकंप के जख्म अभी भरे भी नहीं हैं और उससे पहले ही एक वैज्ञानिक ने उत्तराखंड में भी वैसा ही भूकंप आने की चेतावनी दी है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हैदराबाद स्थित NGRI यानी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉक्टर N पूर्णचंद्र राव ने उत्तराखंड में बड़े भूकंप की चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में टर्की जैसी तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है, जिससे बड़ी तबाही मच सकती है। पूर्णचंद्र राव के मुताबिक उत्तराखंड में जमीन के नीचे बहुत तनाव पैदा हो रहा है और इस तनाव को खत्म करने के लिए भूकंप का आना अनिवार्य माना जाता है। हालांकि पूर्णचंद्र राव ने ये भी कहा कि उत्तराखंड में आने वाले भूकंप की तारीख और समय की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में जमीन के नीचे होने वाली हलचल को मापने के लिए हिमालयन रीजन में 80 से ज्यादा सिस्मिक स्टेशन बनाए गए हैं। डॉक्टर राव ने बताया कि ये सारे सिस्मिक स्टेशन GPS नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड में मौजूद सभी GPS पॉइंट हिल रहे हैं, जो जमीन के नीचे बढ़ती हलचल के साफ संकेत है। डॉक्टर पूर्णचंद्र राव ने बताया कि उत्तराखंड में आने वाले भूकंप की तीव्रता टर्की में आए भूकंप के बराबर या उससे ज्यादा भी हो सकती है और इस भूकंप से होने वाला नुकसान उस इलाके की आबादी और इमारतों की क्वालिटी समेत कई मुद्दों पर निर्भर करेगा। हरियाणा के भिवानी में कंकाल कांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में मुख्य आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में हरियाणा के गुरुग्राम में महापंचायत की गई और भीष्म मंदिर में हुई इस पंचायत में पुलिस को धमकी दी गई कि अगर पुलिस ने मोनू को गिरफ्तार किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। अगर मोनू की गिरफ्तारी हुई
पूरा इलाके को गिरफ्तार कर लेंगे, जेल छोटी पड़ जाएगी। कितना मानस हमारा हिंदू समाज में। इस महापंचायत के दौरान घोषणा की गई कि मोनू मानेसर का कोई कसूर नहीं है और उसे फंसाया जा रहा है। महापंचायत में मोनू को गोरक्षक के साथ ही हिंदू गौरव बताया गया। का मतलब थोड़ी यार नहीं, मोनू कौन है? एक नारा लगा था, मैं भी चौकीदार भाई, हम भी मोनू। 16 फरवरी को राजस्थान के 2 युवक जुनैद और नासिर का शव भिवानी के लोहारू से एक जली हुई बोलेरो जीप में मिला था। वैसे भिवानी मामले में मोनू मानेसर समेत 5 आरोपियों के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने केस दर्ज किया था। पुलिस को मोनू मानेसर की तलाश है। राजस्थान पुलिस ने आज उसके घर पर छापा भी मारा, लेकिन वो नहीं मिला, पर उसका मोबाइल फोन जरूर एक्टिव है। उसने जी मीडिया से वीडियो कॉल पर बात की। उसने खुद को बेकसूर बताया और कहा कि घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं उन व्यक्तियों को नहीं जानता जिनकी हत्या हुई है। मेरे को ये नहीं पता वो गो तस्करी करते थे नहीं करते, और मैं और मेरी टीम का कोई उससे वास्ता नहीं है, जो भी मेरे साथ मेरे लड़के रहते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस दिन मैं एक होटल में मौजूद था। मेरा नाम सिर्फ इसलिए घसीटा जा रहा है कि मैं गो तस्करी रोकता हूँ और सनातन धर्म का कार्य करता हूँ और सामाजिक काम करता हूँ। मेरा उस घटना से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मोनू का दावा है कि वो घटना के दिन गुरुग्राम के एक होटल में रुका हुआ था। बुधवार को बता रहे हैं कि आप लोगों ने किडनैप किया और बृहस्पतिवार को बॉडी मिली है। इन 2 दिन आप क्या कहीं पे थे? आप ये साबित कर पाएंगे पुलिस को? बिल्कुल, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। जिस दिन मैं 2 दिन एक गुरुग्राम के निजी होटल में, मैं सीसीटीवी फुटेज आपके पास आ गए होंगे, नहीं आ गए होंगे तो मैं सेंड कर दूंगा। फुटेज मेरे पास है, मैं कहीं पे नहीं गया उस दिन। राजस्थान पुलिस जब गुरुग्राम के मानेसर में मोनू के घर दबिश देने पहुंची तो गांव वालों ने पुलिस का घेराव शुरू कर दिया। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया और सैकड़ों की तादाद में लोग महापंचायत छोड़कर मोनू के घर पहुंच गए। मोनू के घर के पास काफी भीड़ जमा हो गई। हालांकि लोगों की भीड़ मोनू के घर तक जब तक पहुंची तब तक राजस्थान पुलिस वहां से जा चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और राजस्थान पुलिस के विरोध में लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। हालांकि गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारियों ने पहुंचकर लोगों को समझाया और जाम को खुलवाया। इस बीच मोनू मानेसर के समर्थन में गुरुग्राम में डीसी दफ्तर तक मार्च निकाला गया और मोनू के समर्थन में नारे लगाए गए। इस बीच इस मामले में एक और आरोपी श्रीकांत के नवजात बच्चे की मौत के मामले में हरियाणा की मेवात पुलिस ने राजस्थान पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। राजस्थान पुलिस पर आरोप है कि 17 फरवरी को आरोपी श्रीकांत के घर पर दबिश देने गई थी, जहां उसने श्रीकांत की गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से बाद में मृत बच्चा पैदा हुआ। और अयोध्या में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनाया जाएगा। सीएम योगी का ये मंदिर 101 फीट ऊंचा होगा, जिसमें सीएम योगी की 5 फीट 4 इंच ऊंची मूर्ति लगाई जाएगी। इस मंदिर का भूमि पूजन 24 फरवरी को किया जाएगा। गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली के निधन पर दिल्ली में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया है। राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने मेघालय में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा, हमें जनता का पूरा समर्थन मिला है। मथुरा में 2 समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए। मारपीट की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में टीचर की पिटाई से एक छात्र का हाथ टूटा। घटना से गुस्साए परिवार के लोगों ने टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हैदराबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। रविवार को एक 4 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे बच्चा सड़क पर अकेला खेल रहा था। तभी पीछे से 3 कुत्ते आते हैं और उसे घेर कर भौंकने लगते हैं। बच्चा डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्तों के हमले से वो गिर जाता है। इसके बाद कुत्तों का झुंड बच्चे पर टूट पड़ता है। कुत्ते बच्चे को नोचने लगते हैं। दरअसल बच्चे के हाथ में खाने का कोई पैकेट था, जिसे कुत्ते खींचना चाहते थे।
उसी पैकेट को हासिल करने के लिए कुत्तों ने बच्चे पर अटैक कर दिया। कुत्तों ने बच्चे की गर्दन और सिर को नोच डाला और जिस जगह पर कुत्तों के झुंड ने बच्चे पर हमला किया वो कोई आम सड़क या लोकेलिटी नहीं थी। वो एक नामी कार कंपनी का सर्विस सेंटर था, जहां पर 4 साल के प्रदीप नाम के बच्चे के पिता गंगाधर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। उसी दिन वो बेटे को अपने साथ ड्यूटी पर ले आए थे, ये सोचकर कि रविवार के दिन कम काम होने की वजह से वो उसकी देखभाल कर लेंगे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 5 मिनट पहले वो बेटे के साथ थे, लेकिन किसी काम से वो बिल्डिंग के अंदर चले गए। उसी दौरान बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया। बेटे की रोने की आवाज सुनकर उसके पिता दौड़कर बाहर आए, बच्चे को कुत्तों के चुंगल से छुड़ाया। बच्चा काफी लहूलुहान हो चुका था। उसे तुरंत पास के अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बच्चे की जान निकल चुकी थी। घटना के वक्त एक और सिक्योरिटी गार्ड की उसी जगह पर ड्यूटी लगी हुई थी, जहां पर कुत्तों ने बच्चे पर हमला किया, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त वो भी मौजूद नहीं था, क्योंकि नागलू नाम का सिक्योरिटी गार्ड घटना के वक्त लंच करने गया था। यानी घटना के वक्त दोनों ही सिक्योरिटी गार्ड मौके पर नहीं थे। बच्चा अकेला था, उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। गंगाधर इन्हीं के साथ थे, तो एक काम के लिए अंदर गए और ये भी लंच के लिए बाहर गए। तब भी प्रदीप यहाँ पर खेल रहा था और कुत्तों ने उन पर अटैक किया। बच्चे के पिता निजामाबाद के रहने वाले हैं। वो निजामाबाद से परिवार समेत हैदराबाद रोजगार के लिए आए थे, लेकिन आवारा कुत्तों के हमलों ने उनकी जिंदगी उजाड़ दी। अब सवाल ये है कि बाउंड्री वॉल से घिरे कार के सर्विस सेंटर के अंदर आवारा कुत्ते कैसे घुस गए। सर्विस सेंटर की मैनेजमेंट का कहना है कि आवारा कुत्ते अक्सर अंदर घुस आते हैं और इसकी शिकायत भी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से की गई थी, लेकिन नगर निगम कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर फिर उसी इलाके में छोड़ देता है, जिससे समस्या जस की तस बनी हुई है। 10-15 दिन पहले ही हमने ऑलरेडी जेएसएमसी को कंप्लेंट किया था कि कुत्ते यहाँ पे बहुत घूम रहे हैं। बट वो लोग नॉर्मली क्या करते हैं, लेके जाके भी उसको इंजेक्शन देके फिर वही छोड़ देते हैं, इट कम्स अगेन बैक। वहीं नगर निगम ने इस घटना के बाद 2 दिन के अंदर 28 कुत्तों को स्टेरिलाइजेशन के लिए पकड़ा, लेकिन ज्यादातर कुत्ते स्टेरिलाइज्ड पाए गए और उन्हें छोड़ दिया गया। उधर तेलंगाना सरकार में नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री के पास दिलासा देने के सिवाय कुछ नहीं था। My sincere condolences to the family. I know I can't bring back the child. My sincere condolences and I'll do everything in my capacity so that this does not repeat again. रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1 साल पूरा होने से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अचानक यूक्रेन का दौरा कर सबको चौंका दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन की यूक्रेन यात्रा के बारे में रूसी इंटेलिजेंस को भनक तक नहीं लगी, क्योंकि जो बाइडेन की सुरक्षा को देखते हुए उनकी यूक्रेन यात्रा को कुछ इस तरह प्लान किया गया था कि किसी को कानो कान खबर ना हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब कभी विदेशी दौरे पर रवाना होते हैं तो एयरफोर्स 1 में सफर करते हैं, जो किसी किले से कम नहीं, लेकिन इस बार यूक्रेन यात्रा के लिए उन्होंने एयरफोर्स 1 की जगह ट्रेन को चुना। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक रविवार रात को व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम जारी किया था, उसके मुताबिक सोमवार को बाइडेन को वॉशिंगटन में ही होना था, जबकि सोमवार शाम को उन्हें पोलैंड की राजधानी वॉर्सो रवाना होना था, जहां नेटो के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करनी थी। शनिवार को बाइडेन ने अपनी पत्नी जिल के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर किया और उसके बाद खामोशी से वॉशिंगटन से कहीं और रवाना हो गए। वॉशिंगटन से सोमवार शाम को बाइडेन पोलैंड के वॉर्सो पहुंचे, लेकिन इसके बाद जिस तरह से वो अचानक यूक्रेन चले आए वो चौंकाने वाला था, क्योंकि बाइडेन के प्लान में यूक्रेन जाना था ही नहीं, उन्हें तो पोलैंड में एक मीटिंग अटेंड कर वॉशिंगटन वापस आ जाना था। लेकिन जो बाइडेन ने एनएसए जैक सिविलियन, 2 पत्रकारों और कुछ सुरक्षा कर्मियों को साथ लिया और यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए रवाना हो गए। इस दौरान रूसी खुफिया विभाग को छकाने के लिए कीव को नो फ्लाई जोन बना दिया गया, ताकि ऐसा लगे कि किसी वीवीआईपी का विमान कीव के ऊपर से उड़ान भरने वाला है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता था कि बाइडेन विमान से नहीं बल्कि ट्रेन से कीव पहुंचने वाले हैं। पोलैंड के रेजो से बाइडेन ने ट्रेन पकड़ी और 10 घंटे बाद कीव पहुंचे। बाइडेन रात का सफर कर सुबह 8 बजे यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। इस ट्रेन यात्रा के दौरान बाइडेन के साथ गिनती के लोग मौजूद थे, जबकि यात्रा को सीक्रेट रखने के लिए बाइडेन समेत सभी लोगों के मोबाइल फोन बंद रखे गए थे। जो बाइडेन के कीव आने की जानकारी किसी को नहीं थी,
जबकि उनके कीव पहुंचने से सिर्फ 22 मिनट पहले ही रूस के हवाई हमले का सायरन बजा था। इसलिए हर कोई अलर्ट पर था और चंद मिनट बाद ही एक ब्लैक शेवरले कार में बाइडेन नजर आए। राष्ट्रपति जो बाइडेन और जेलेंस्की के बीच आपसी सहयोग को लेकर तो बातचीत हुई ही, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी साफ कर दिया कि वो यूक्रेन की तब तक मदद करते रहेंगे जब तक पुतिन युद्ध रोकने का ऐलान नहीं करते। यही नहीं, बाइडेन बेखौफ होकर कीव की सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दिए, जबकि इस दौरान जंग में शहीद हुए यूक्रेनी सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। हालांकि इस बीच कीव के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे और अमेरिकी मिसाइल सिस्टम पेट्रियट को भी एक्टिव मोड पर डाल दिया गया था। वोलोदिमीर जेलेंस्की से मीटिंग के बाद जो बाइडेन एक बार फिर ट्रेन में सवार हुए और देर रात वापस पोलैंड पहुंच गए। उनके पोलैंड पहुंचने की तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें वो ट्रेन से उतरते नजर आए और उनका काफिला स्टेशन से बाहर निकलता दिखा। बाइडेन की कीव यात्रा से सनसनी मचनी तय थी और ऐसा हुआ भी। कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध को ऐसे ही खत्म करने के मूड में नहीं है। वो चाहता है कि रूस जितनी देर तक इस युद्ध में शामिल रहेगा, उतना ही नुकसान उसे उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि जो बाइडेन खुद युद्धग्रस्त कीव पहुंचे और पूरी दुनिया को संदेश दिया कि सीज फायर के बारे में सोचना भी गलत है। रूस झुकेगा तभी युद्ध रुकेगा। हालांकि जो बाइडेन पहले राष्ट्रपति नहीं हैं जिन्होंने इस तरह किसी युद्ध प्रभावित देश का दौरा कर अपनी रणनीति का इजहार किया हो। उनसे पहले भी 2 अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा कर चुके हैं। 2003 में तब के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश क्रिसमस वीक में इराक पहुंच गए थे। बुश को उनके सिक्योरिटी यूनिट ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, इसके बावजूद वो यहां पहुंचे। जबकि 2010 में तब के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंच गए थे। यहाँ उन्होंने अमेरिकी ट्रूप्स से मुलाकात की थी और उन्हें तोहफे दिए थे। अब सवाल ये है कि जो बाइडेन के कीव दौरे के बाद रूस क्या करेगा? क्या पुतिन आक्रामकता बढ़ाएंगे या फिर वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क जाएगी? वहीं जो बाइडेन के कीव पहुंचने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर अमेरिका और पश्चिमी देशों पर अपनी भड़ास निकाली। पुतिन ने एक कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन युद्ध को जानबूझकर भड़काया जा रहा है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध को वैश्विक संकट बताकर रूस को परास्त करने की कोशिश की जा रही है। Скрывают свои цели. Нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. पुतिन यही नहीं रुके, उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी देशों पर इंफॉर्मेशन अटैक या कहे प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ने का भी आरोप लगाया। Они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно. Поэтому ведут против нас все более агрессивные информационные атаки. रूस यूक्रेन जंग के 1 साल पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश की जनता को संबोधित करते हुए यूक्रेन को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि यूक्रेन की काली करतूतों की वजह से ही उन्हें उसके खिलाफ जंग का ऐलान करना पड़ा। Неонацистского режима, сложившегося на Украине. Угроза нарастала, причем с каждым днем. Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово для очередной кровавой карательной акции на Донбассе, против которого, напомню, киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты. पुतिन ने यह भी कहा कि इस सब के बावजूद यूक्रेन के साथ बातचीत भी हो रही थी, लेकिन पश्चिमी देश उसे हथियारों की सप्लाई करते रहे, जिसका नतीजा सबके सामने है। Также бессовестно, двулично они вели себя, разрушая Югославию, Ирак, Ливию, Сирию. От этого позора никогда им не отмыться. Понятие чести, доверия, порядочности не для них. इस दौरान पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ छेड़े गए युद्ध को जायज ठहराते हुए चेतावनी भी दी कि रूस की संप्रभुता को खतरा पहुंचा तो नतीजे गंभीर होंगे। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और ये रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा समय तक दुनिया के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी बने रहने का।
आंकड़ों के मुताबिक नोवाक जोकोविच 377 हफ्तों तक रैंकिंग में नंबर 1 पर रहने के मामले में संयुक्त रूप से शिखर पर पहुंच गए हैं। जोकोविच से पहले यह रिकॉर्ड जर्मनी की टेनिस स्टार स्टेफी ग्राफ के नाम था, जो 90 के दशक में 377 हफ्तों तक नंबर 1 रैंकिंग पर काबिज रही थी। 20 फरवरी को जारी हुई एटीपी की ताजा रैंकिंग में जोकोविच पहले पायदान पर है और अगर वो इस रैंकिंग पर एक हफ्ते और टिके रहे तो स्टेफी ग्राफ का भी रिकॉर्ड वो पीछे छोड़ देंगे। जोकोविच सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम्स जीतने के मामले में भी राफेल नडाल के साथ बराबरी पर हैं। दोनों ने अब तक 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। वहीं मेक्सिको में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। वेनेजुएला, कोलंबिया और सेंट्रल अमेरिका से प्रवासियों को ले जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने में जुटा है। ताइवान की सेना ने आज युद्धाभ्यास किया और दुश्मनों पर सटीक निशाना लगाने की प्रैक्टिस की। ट्विटर के बाद अब फेसबुक भी ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए पैसा वसूलेगा। फेसबुक की ये सर्विस इसी हफ्ते ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रही है, जिसका लोगों ने विरोध किया। आगरा में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक कार चालक सड़क पर पड़े युवक के पैरों को कुचलते हुए निकल गया। टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने आज तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। इस दौरान उनकी पत्नी भी साथ में मौजूद रही। ब्राजील के ज्यादातर तटीय इलाके इस वक्त मलबे और सैलाब की मार से बेहाल हैं। यहाँ लगातार बारिश के बाद हालात बेहद गंभीर हो गए हैं और अब तक 35 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। ब्राजील के तटीय इलाकों में पिछले कई दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से वहां बाढ़ के हालात बन गए। सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। नदियां मानो जमीन को निगलने पर आमादा हो गई और सबसे ज्यादा तबाही साओ पाउलो और साओ सेबेस्टियो में दिखाई दी। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा। गाड़ियां चलने लायक तक नहीं बची। भारी बारिश के बाद बने बाढ़ के हालात की वजह से 2000 से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और कई इलाके ऐसे हैं जो अब भी खतरे की जद में हैं। और ब्राजील में ये तबाही उस वक्त आई है जब वहां सबसे बड़े कार्निवल का जश्न चल रहा है, लेकिन बारिश की वजह से आई ये तबाही वहां तब और भी ज्यादा भयावह हो गई जब जमीन में कटाव शुरू हो गया और देखते ही देखते ब्राजील के साओ सेबेस्टियो में पहाड़ के पहाड़ खिसकते चले गए। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ मलबा ही दिखाई दिया। लैंडस्लाइड की चपेट में रिहायशी इलाके भी आ गए, मकान धंस गए। कई ऐसे थे जिन्हें कुदरत ने जान बचाने का मौका तक नहीं दिया, लेकिन जिनकी आंखों के सामने ये विनाश लीला हो रही थी वो सहमे हुए हैं। É uma coisa sem explicação, é muito rápido, ou você corre ou você morre e não dá para carregar nada, né? Só a sua vida, então que é o principal, né? बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड की वजह से मुश्किलें कई गुना बढ़ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सामने आई तस्वीरों में फायर फाइटर्स मलबा हटाते दिखे और स्थानीय लोग जो कुछ बचा था उसे सहेजने की कोशिश में जुटे थे। ब्राजील में भारी बारिश के बाद जो स्थिति बनी है उससे हाल फिलहाल कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। E nesse momento ainda tem muito material carregando, ou seja, os morros ainda estão com escorregamento. Nós temos ainda casas em risco e a grande preocupação nesse ब्राजील के तटीय इलाकों में बारिश का अनुमान जताया गया है। ऐसे में वहां हालात और भी खराब हो सकते हैं। यहाँ पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के साथ ही चुनावी मौसम की शुरुआत हो चुकी है। सभी पार्टियां अब से लेकर अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं और इस तैयारी में सबसे अहम रोल है चुनावी चंदे का। चुनाव आयोग ने वर्ष 2021-22 में देश के तमाम राजनीतिक दलों को मिले चुनावी चंदे का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक देश की 8 राष्ट्रीय पार्टियों समेत कुल 40 पार्टियों ने 2021-22 में मिले चंदे का ब्यौरा दिया है। इनमें बीएसपी समेत 9 पार्टियों ने कहा है कि उनको कोई दान नहीं मिला है। चुनाव आयोग के मुताबिक वर्ष 2021-22 में बीजेपी को सबसे ज्यादा 614 करोड़ रुपए का चंदा मिला। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके है, जिसे 308 करोड़ रुपए का चंदा मिला। तीसरे नंबर पर तेलंगाना में सत्ता चला रही चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस है,
जिसे 193 करोड़ रुपए का चंदा मिला। वहीं देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 95 करोड़ रुपए का ही चंदा मिला। 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी YSRCP है, जिसे 80 करोड़ रुपए मिले। शरद पवार की एनसीपी को 58 करोड़ रुपए और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 38 करोड़ रुपए का चंदा हासिल हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर चीन को लेकर राहुल गांधी को जवाब दिया है। राहुल गांधी लगातार बीजेपी सरकार पर चीन से डरने का आरोप लगाते रहे हैं। इसी को लेकर एस जयशंकर ने तंज भरे लहजे में कहा कि मैं चीन का नाम ले रहा हूं, हमारी सरकार चीन से नहीं डरती है। If we were being accommodative, who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send them. Narendra Modi sent them. We have today the largest peacetime deployment in our history on the China border. And please notice, I said China, C-H-I-N-A. मध्य प्रदेश के इंदौर में दिल दहला देने वाली एक वारदात हुई। वहां कॉलेज के प्रिंसिपल को एक छात्र ने उस पर लगा मुकदमा वापस लेने की धमकी दी और फिर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। इस वारदात की वजह आपको हैरान कर देगी। पुलिस ने बताया कि आरोपी छात्र आशुतोष पिछले कुछ वक्त से अपनी मार्कशीट को लेकर कॉलेज में विवाद खड़े कर रहा था। मार्कशीट न मिलने पर एक बार पहले भी वो चाकू से हमला कर चुका था। कल भी अचानक वो इसी सिलसिले में कॉलेज आया और मार्कशीट न मिलने पर प्रिंसिपल पर हमला कर दिया। कॉलेज बंद हो गया था, उसके बाद अपने घर जा रही थी, बेल पट्टी तोड़ने के लिए रुकी। तो ये जो है पूर्व स्टूडेंट है आशुतोष श्रीवास्तव, उसने इनके ऊपर पेट्रोल डाला। ये वारदात इंदौर में कल शाम करीब 4:30 बजे हुई। मौके पर मौजूद कॉलेज स्टाफ आनन फानन में उन्हें अस्पताल लेकर भागा। हादसे में उनका 80% शरीर जल गया। डॉक्टरों के मुताबिक प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की हालत गंभीर बनी हुई है और अगले कुछ घंटे उनके लिए बेहद अहम है। वहीं प्रिंसिपल पर पेट्रोल डालने के बाद उसने आग लगा दी और खुद वहां से भाग निकला। बताया गया कि आरोपी ने आत्महत्या की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने किसी तरह बहला फुसलाकर उसे दबोच लिया। इस वारदात को अंजाम देते वक्त आरोपी छात्र भी झुलस गया था। इस घटना के बाद से कॉलेज के छात्र और स्टाफ सहमे हुए हैं और प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले साल 18 अक्टूबर को भी आरोपी ने कॉलेज में चाकू से हमला कर दिया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। और दिल्ली के LNJP अस्पताल से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नवजात बच्ची को अस्पताल ने मृत बताकर परिवार को सौंप दिया, लेकिन जब घर आकर परिवार ने कफन की तैयारी की तो देखा बच्ची जिंदा है। और उसके हाथ पैर हिल रहे थे। हुआ ये कि LNJP अस्पताल में 19 फरवरी को एक महिला ने बेटी को जन्म दिया, लेकिन परिवार की खुशी उस वक्त दुख में तब्दील हो गई जब डॉक्टरों ने कहा कि बच्ची मृत पैदा हुई है। परिवार का आरोप है कि अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने बच्ची को डब्बे के अंदर सील करके उन्हें सौंप दिया। मैंने घर पर डिब्बा खोला, मेरे भाई ने, मैंने अपने भाई को डिब्बा दे दिया। मेरा भाई डिब्बा खोला, ये मेरा सलीम भाई है, तो उसके अंदर बच्चा जिंदा था, आग जला रहा था। परिवार ने बताया कि उन्होंने तुरंत अस्पताल में डॉक्टरों को इसकी जानकारी दी और वेंटिलेटर का इंतजाम करने को कहा, लेकिन ये सुनकर मेडिकल स्टाफ हंसने लगा। उसके बाद में हम कह रहे हैं इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे जहाँ बच्चा पैदा हुआ था, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। मजाक उड़ाने कोई सुन नहीं रहा, आराम से बैठे हुए खामोशी से। तो हमने थोड़ा चीख कर करी तो पब्लिक हमारे सपोर्ट में आ गई। अस्पताल में हंगामा हुआ, मेडिकल स्टाफ पर दबाव बना, तब कहीं जाकर बच्ची को भर्ती किया गया। परिवार का कहना है कि डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची को वेंटिलेटर की जरूरत है, लेकिन अस्पताल में उसे नर्सरी में रखा गया है। परिवार ने दिल्ली सरकार से मामले पर संज्ञान लेने की अपील की है।